हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे कटिबंध के बारे में। किस चीज़ के बारे में बात करेंगे? तो कटिबंध के बारे में बात करेंगे, जो कि ज्योग्राफी है। और ये ज्योग्राफी 6 क्लास की है, ठीक है। और ये सीटेट के लिए, सेकेंड पेपर के लिए है, एसएसटी के लिए। आप लोगों को पूरी तरह से आप लोगों को ये नोट्स भी दिया जा रहा है और आप लोग इसे पढ़िए, समझिए और आप लोग 55+ की तैयारी कर लीजिए। कितना प्लस के? तो 55+ के। पेडागोजी अभी स्टार्ट नहीं हुई है, तो दोस्तों पेडागोजी भी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। और आप लोग 55+ यहाँ से तैयारी कर लीजिए। ऐसा आप लोग थ्योरी पढ़ेंगे, आप लोग को कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो आप लोगों को क्वेश्चन करने में आसान होगा, ठीक है। तो हम लोग पहले थ्योरी कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करेंगे। आप लोगों को सिर्फ 2 ही चीज़ करना है, थ्योरी पढ़ना है, उसके बाद थ्योरी पढ़ने के बाद PYQ लगाना है। बाकी क्वेश्चन लगाए या ना लगाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इतना दिन एग्ज़ाम हो गया है, तो एग्ज़ाम में इतना सारे क्वेश्चन बन चुका है कि आप लोग सिर्फ इसे थ्योरी पढ़िएगा। और थ्योरी पढ़ने के बाद अगर PYQ लगाते हैं तो बस वही दोनों चीज़ को आप रेगुलर करते रहिए, उसे रेगुलर करते रहिए। और जो अगस्त में एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आप पास हो जाइए, ठीक है। और फिर CDP के लिए भी थ्योरी क्लास आएगा, और CDP के लिए भी थ्योरी क्लास आएगा। और उसमें होगा क्या कि चैप्टर वाइज क्लास होगा उसका भी, ठीक है, चैप्टर वाइज होगा। तो आप लोगों को पेडागोजी पूरी तरह से मजबूत करना है, और ये NCERT का जो सीरीज चल रहा है उससे आप लोगों को मजबूत करना है, ठीक है। तो आप लोगों को कंसेप्ट अगर क्लियर हो जाता है थ्योरी से, तो फिर PYQ लगाने में आप लोगों को बहुत ही आसानी होगा, ठीक है। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप लोग टेलीग्राम ज्वाइनिंग कर लीजिएगा। टेलीग्राम में ये PDF आप लोगों को वहाँ पर मिल जाएगा। और फिर जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। ऐसा वीडियो हमेशा मिलता रहेगा। सीटेट के लिए बहुत ही अच्छा हेल्पफुल रहेगा। अगर आप BPSC का भी तैयारी कर रहे हैं तो BPSC के लिए भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले फिर से कहना चाहती हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर देखिए कटिबंध कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन सा होते हैं और कितने कितने दूर तक होते हैं उसका भी हम लोग देखेंगे, ठीक ना। ऐसे 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ पर अच्छा से हम लोग समझेंगे तो 4 प्रकार के होते हैं। तो चलिए हम लोग चारों प्रकार का आज हम लोग जानेंगे, और पूरा डिटेल में जानेंगे, चित्र के साथ में जानेंगे, थ्योरी के साथ में जानेंगे, और पूरी तरह से कंसेप्ट भी क्लियर होते जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या है फर्स्ट में, तो फर्स्ट में है उष्णकटिबंधीय। अब ये उष्णकटिबंधीय कौन सा क्षेत्र को कहा जाता है दोस्तों? तो यहाँ पर देखिए कि विषुवत रेखा से 30 डिग्री उत्तर एवं 30 डिग्री दक्षिण का भाग यहाँ वर्ष में 2 बार सूर्य सिर पर चमकता है। इस भाग का मौसम सदैव गर्म हो रहता है, सदैव गर्म रहता है यहाँ का भाग। अब ये कौन सा भाग है दोस्तों? तो आप इस चित्र को देखिए, ठीक है, इस चित्र को देखिए, ये पृथ्वी है, ठीक है। अब यहाँ पर कौन सा भाग है? तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये ग्रीन कलर में, ठीक है, ये ग्रीन कलर में ये है। यहाँ से यहाँ तक का भाग क्या रहेगा? तो सदैव गर्म रहेगा, ये अति गर्म रहेगा, ठीक है। क्यों गर्म रहेगा? तो मान के चलिए ये सूर्य है, ठीक है, ये क्या है? तो सूर्य है। अगर सूर्य अगर चमक रही है, तो सूर्य अगर चमक रही है तो इसका कहाँ जा रहा है? तो सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ जा रहा है इसका? तो ये गर्मी जा रहा है इन्हीं के बीच में। किसका बीच में? तो इन्हीं के बीच में, ठीक है। तो इसी वजह से क्या होता है, तो यहाँ पर गर्म रहता है, यहाँ का सदैव हमेशा गर्म रहता है, ठीक है। चाहे वो कोई भी महीना हो, यहाँ पर गर्मी ही पाया जाता है, यहाँ पर मौसम से चेंज होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो पाया जाता है, तो ये हम लोग 30 डिग्री बोल दिए, तो यहाँ पर देखिए ये थोड़ा सा ये भाग भी ले लेगा, ठीक है, ये भाग भी ले लेगा और ये भाग भी ले लेगा थोड़ा सा, ठीक है। इतना दूर तक क्या हो जाता है, तो इतना दूर तक पूरी तरह से गर्मी रहता है, ठीक है। अब यहाँ से ये बात समझ गए हैं कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र किसे कहा जाता है। तो 0 डिग्री ये विषुवत रेखा हो गया, और ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा और मकर रेखा हो गया। ये हो गया कर्क रेखा दोस्तों, और ये हो गया मकर रेखा, ठीक है। और जैसे जैसे इससे ऊपर जाते जाइएगा ठंडा होगा, क्या होगा? तो ठंडा होगा। और जब ध्रुवों पर आ जाइएगा दोस्तों, तो वहाँ पर बिल्कुल ही ठंडा होगा, ठीक है ना। यहाँ पर सूर्य जो है उसका किरणें वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते हैं, इसी कारण यहाँ पर ठंडा रहता है, ठीक है। और ये अंटार्कटिक ब्रिज जो है ना, यहाँ पर तो बर्फ़ जमा रहता है। यहाँ पर कौन सा महाद्वीप उपस्थित है? तो यहाँ पर जो महाद्वीप है वो कौन सा है? तो आर्कटिक महाद्वीप है, अंटार्कटिका महाद्वीप है। और यहाँ पर मानव निवास नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़ है दोस्तों, एकदम पूरी तरह से बर्फ़ है, इसीलिए वहाँ पर मानव निवास नहीं करते। क्योंकि सूर्य ऐसे है कि सूर्य इधर से निकल जाता है, यहाँ पर सूर्य का किरणें पड़ ही नहीं पाता है, तो यहाँ पर बर्फ़ जमा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर मानव निवास करना संभव नहीं है, इसीलिए यहाँ पर मानव निवास नहीं करते हैं। आई होप कि मैं
आशा करती हूँ आप लोगों से कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र क्या होता है। अब चलते हैं, हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि उपोष्णकटिबंधीय। अब उपोष्णकटिबंधीय क्या होता है कि यहाँ पर 30 डिग्री से 45 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के बीच स्थित क्षेत्र, जहाँ कुछ महीने ताप अधिक तथा कुछ महीने ताप कम रहता है। अब हम लोग देखें कहाँ पर ही, तो यहाँ पर देखें कि सदैव हमेशा क्या रहता है, तो ताप ही रहता है, ठीक है ना। लेकिन जब 30 डिग्री उत्तर में और 30 डिग्री फिर दक्षिण में, 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण से जब हम लोग आएंगे इधर, 30 डिग्री उत्तर इधर जाएंगे और 30 डिग्री दक्षिण में इधर आएंगे, तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों कि 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण से 45 डिग्री उत्तर एवं 45 डिग्री दक्षिण के अक्षांश के जो क्षेत्र होता है, वहाँ पर क्या होता है, कुछ महीने ताप अधिक होता है और कुछ महीने ताप कम होता है। मतलब कुछ महीने ताप अधिक होता है और कुछ महीने ताप कम होता है, ठीक है ना। तो आई होप कि इसे भी आप लोगों ने समझ गए होंगे कि उपोष्णकटिबंधीय किसे कहते हैं। तो यहाँ पर ही, ठीक है, ये क्षेत्र को, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं, अब यहाँ पर उपोष्णकटिबंधीय हो गया। अब इसी में फिर से आप आ जाइए, यही का ये है क्या, तो शीतोष्णकटिबंध, ठीक है। ये है शीतोष्णकटिबंध, ठीक है, ये शीतोष्णकटिबंध है। तो चलिए अब हम लोग फिर देखते हैं। आप सबसे पहले तो ये जानिए कि ये है विषुवत रेखा जो कि 0 डिग्री है। उसके बाद ये है कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री है, और ये है आर्कटिक वृत्त जो कि 66.5 डिग्री है, और ये है ध्रुव वृत्त जो कि यहाँ पर 90 डिग्री है। कितना है, तो 90 डिग्री है, ठीक है। इतना हो गया, इतना को आप लोग समझ गए। और फिर ऐसे ही फिर इधर आइए, मकर रेखा है, तो ये मकर रेखा कितना में है, तो ये भी 23.5 डिग्री है। फिर ये क्या था, अंटार्कटिक वृत्त है, ये कितना में है, तो 66.5 डिग्री में। और ये फिर है दक्षिणी ध्रुव, तो ये है 90 डिग्री में, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं शीतोष्णकटिबंधीय जो कि यहाँ का क्षेत्र है, ठीक है। और ये सूर्य को पढ़ने की वजह से ये शीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय ये सारे चीज़ आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि शीतोष्णकटिबंधीय 45 डिग्री से 66 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांशों के बीच का क्षेत्र, यहाँ सूर्य सर के ऊपर कभी नहीं चमकता है बल्कि उसकी किरणें तिरछी होती है, अतः यहाँ ताप हमेशा कम रहता है। अब यहाँ पर जो ताप है क्या रहता है, एकदम पूरी तरह से कम रहता है दोस्तों। कहाँ पर ये बोला गया है, आप इसे देखिए, ठीक है। यहाँ पर अब मान के चलिए ये सूर्य है दोस्तों, ठीक है। अब ये सूर्य है, तो सूर्य अगर ऐसा चमक रहा है, ठीक है, तो ऐसा चमक रहा है तो सबसे ज़्यादा यहीं पर ना पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा, गर्मी, सूर्य का जो उष्मा है सबसे ज़्यादा यहीं पर पड़ेगा और इधर कम पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर तिरछा चल जा रहा है, ठीक है, यहाँ पर तिरछा जा रहा है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पड़ेगा, तो कम पड़ेगा, यहाँ पर ताप कम पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, तो ताप यहाँ पर कम पड़ेगा, ये तिरछा जाने की वजह से। लेकिन जो ये कर्क रेखा और मकर रेखा का जो बीच की स्थिति है, इसमें सिर के ऊपर दोपहर में एक ना एक बार आता है, ठीक है, साल में एक बार आ जाता है। लेकिन इधर वाला जो एरिया है इसमें नहीं आता है, ठीक है ना, इसमें तिरछा पड़ता है तो इसमें नहीं आता। जैसे कि अभी उपोष्ण जो बोले, तो ये उपोष्ण जो है उसमें भी तिरछा आ जाता है, उसमें कभी कुछ दिन गर्मी रहता है, कुछ दिन ठंडा रहता है बहुत ही, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमेशा ताप रहता है, याद रखेंगे। और इसे उष्णकटिबंधीय कहते हैं। फिर उसका बाद उपोष्णकटिबंधीय, उसका बाद फिर उष्णकटिबंधीय, उसके बाद फिर यहाँ पर आ जाएंगे अभी नीचे में, तो ये हो जाएगा ध्रुवीय कटिबंध, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि उपोष्णकटिबंध किसे कहते हैं, शीतोष्णकटिबंध किसे कहते हैं। शीतोष्णकटिबंध ये है दोस्तों, ठीक है। अब इसमें तिरछी पड़ती है, तो तिरछी पड़ने की वजह से यहाँ पर सूर्य हमेशा यहाँ पर क्या रहता है, तो ताप कम रहता है, ठीक है। इतना आप लोग समझ गए। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, तो नेक्स्ट है कि ध्रुवीय कटिबंध। अब ये ध्रुवीय कटिबंध है, मतलब उत्तरी ध्रुव, ये है दक्षिणी ध्रुव, और उधर ऊपर वाला क्या हो गया, तो उत्तरी ध्रुव हो गया। तो यहाँ का बात अब हम लोग कर रहे हैं। अब 66 डिग्री से 90 डिग्री के मध्य स्थित क्षेत्र, जहाँ ताप अत्यंत ही कम रहता है, जिसके फलस्वरूप वहाँ हमेशा बर्फ जमी रहती है। क्या रहती है, हमेशा वहाँ पर बर्फ जमी रहती है। जैसे कि दक्षिण ध्रुव है, तो यहाँ पर क्या रहता है दोस्तों, तो हमेशा यहाँ पर बर्फ जमी रहती है और इसमें मानव निवास नहीं करते हैं, क्योंकि हमेशा बर्फ से ढकी है और बर्फ पर यहाँ पर परतें बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पर मानव नहीं जा। हाँ, यहाँ पर कुछ देश है जो कि हमारे भारत का भी है, शोध केंद्र है, शोध केंद्र यहाँ पर स्थित है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर मानव निवास नहीं करते हैं,
ठीक है, मानव निवास करना असंभव है वहाँ पर ही। अब यहाँ तक आप लोग समझ गए हैं दोस्तों। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में। अगर आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि यस या नो, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों कि कर्क संक्रांति। अब ये कर्क संक्रांति क्या है, तो अब यहाँ पर देखिए 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है, उसे कर्क संक्रांति कहते हैं। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। मान के चलिए ये पृथ्वी है, ये विषुवत रेखा है, ठीक है। तो ये उत्तरी गोलार्ध है, ये क्या है, तो ये उत्तरी गोलार्ध है और ये दक्षिणी गोलार्ध है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि कर्क संक्रांति मतलब 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है, उसे कर्क संक्रांति कहते हैं और इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। तो दोस्तों उत्तरी गोलार्ध किधर है, तो उत्तरी गोलार्ध आप देख सकते हैं इधर है ना, और फिर दक्षिणी गोलार्ध इधर है। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में भी बड़ा दिन होता है, लेकिन कब, तो मकर संक्रांति, ठीक है, मकर संक्रांति। तो ये लंबवत कहाँ पर पड़ता है, तो कर्क रेखा पर पड़ता है। जैसे ये विषुवत रेखा हो गया, ये कर्क रेखा हो गया, ठीक है, और ये मकर रेखा हो गया। तो यहाँ पर उसका लंबवत पड़ रहा है सूर्य का। तो उत्तरी गोलार्ध में क्या हो रहा है, तो उत्तरी गोलार्ध में बड़ा दिन हो रहा है, ठीक है। और ये कब हो रहा है, तो 21 जून को हो रहा है। याद रखिएगा 21 जून को सबसे बड़ा दिन उत्तरी गोलार्ध में होता है। अगर इसे पूछिएगा तो आप लोग याद रखिए इसका जवाब देने के लिए, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आगे दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि मकर संक्रांति। मकर संक्रांति 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है और इससे मकर संक्रांति कहते हैं। इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। क्या होता है, सबसे बड़ा दिन होता है। कब, तो ये 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन कहाँ होता है, तो दक्षिण गोलार्ध में होता है दोस्तों। क्यों होता है, तो मकर रेखा के लंबवत में, ये क्या है, मकर रेखा है, तो यहाँ पर क्या पड़ रहा है, तो सूर्य पड़ रहा है। सूर्य पड़ने के कारण क्या होता है कि दक्षिणी ध्रुव पर सबसे बड़ा दिन होता है, ठीक है ना। यहाँ तक समझ गए हैं आप लोग। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट में, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों कि 23 दिसंबर एवं 21 मार्च को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन एवं रात बराबर होते हैं। क्यों होते हैं, तो क्योंकि विषुवत रेखा पर सूर्य का लंबवत होता है, ठीक है। विषुवत रेखा पर सूर्य का लंबवत होता है, जैसे कि यह यहाँ पर लंबवत होता है, तो ये इधर का भी और इधर का भी, दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध का दिन और रात सेम होता है, समान होता है, कहीं पर झुका हुआ नहीं होता है, ठीक है ना। ये सूर्य की किरणें सीधे पड़ते हैं। तो ये क्या होते हैं कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों बराबर होते हैं, रात भी और दिन भी। कब कब, तो 23 दिसंबर और 21 मार्च को, ठीक है। याद रखेंगे, ये क्वेश्चन कई मरतबा सीटेट में रिपीट हो चुका है दोस्तों, ठीक है। अगर आप लोग ऐसा थ्योरी पढ़ते जाइएगा तो आप लोगों को कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर होते जाएगा और आप लोगों को क्वेश्चन नहीं छूट पाएगा, ठीक है। और ये स्टार्ट जब किए हैं तो ये जब तक ख़त्म नहीं हो जाता है तब तक ये स्टार्ट ही रहेगा दोस्तों, ठीक है। इसीलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जब भी वीडियो डालेंगे तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, अब ये उपसौर और ऑफशोर के बारे में पिछले वीडियो में आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ, लेकिन फिर से आप यहाँ पर देख लीजिए ताकि रिपीट हो जाएगा तो आप लोगों को भूलने का चांस बहुत कम रहेगा। और अब यहाँ पर है कि उपसौर किसे कहते हैं, तो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा दीर्घवृत्ताकार कक्षा में करती है। क्या करती है, दीर्घवृत्ताकार कक्षा में करती है। आप देख रहे हैं कि सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी किस तरह से कर रही है, ठीक है ना, दीर्घवृत्ताकार कर रही है। ये परिक्रमा कर रही है दोस्तों, घूर्णन नहीं। परिक्रमा और घूर्णन में अंतर आप लोग याद रखेंगे, इससे क्वेश्चन बनता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। आप कंफ्यूज होने की वजह इतना है कि परिक्रमा या घूर्णन पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूमता है उसे घूर्णन कहते हैं, और अगर सूर्य के चारों ओर अगर ये घूम रहा है तो इसे परिक्रमा कहते हैं। क्या कहते हैं, तो परिक्रमा कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, परिक्रमा कहते हैं, ठीक है। जिस समय पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक पास होती है तो उसे उपसौर कहते हैं। आप देख सकते हैं ना, ये अभी पास है, सूर्य के पास है, कितना पास है, तो उपसौर कहते हैं। और ये स्थिति कब बनती है,
तो 3 जनवरी को बनती है। यहाँ पर आप 3 जनवरी देख सकते हैं, 3 जनवरी को होती है। तथा पृथ्वी से सूर्य की 14.70 करोड़ किलोमीटर होती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या है, तो 14.70 किलोमीटर होती है यहाँ का दूरी। कहाँ का दूरी दोस्तों, तो यहाँ का दूरी, ठीक है। इधर का दूरी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ का दूरी देखिए। और ये कब होती है, तो 3 जनवरी को होती है, याद रखेंगे हमेशा, ठीक है। 3 जनवरी की। उपसौर और अपसौर याद रखेंगे दोस्तों। ये दोनों ऐसे कन्फ्यूजन क्वेश्चन है कि जैसे कि अधिकतम बोलेगा, मतलब सूर्य से हमारे पृथ्वी अगर अधिकतम है तो कितना, तो कौन सा दिन होगा और उसे क्या कहा जाएगा, तो अधिकतम दूरी को अपसौर कहा जाएगा। और जो रहेगा कि नज़दीक, मतलब जो नज़दीक रहेगा उसको क्या कहा जाएगा, तो उसको कहा जाएगा उपसौर। क्या कहा जाएगा दोस्तों, उपसौर कहा जाएगा, ठीक है। उपसौर और अपसौर, इसमें उप और यहाँ पर अप, याद रखेंगे। अप 4 जुलाई को और उप 3 जनवरी को, याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो बहुत बार कंफ्यूज भी हो जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए अपसौर, पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उसे अपसौर कहते हैं। जैसे अधिकतम दूरी कहाँ है, तो यहाँ पर है, तो ये क्या कहलाएगा, तो ये अपसौर कहलाएगा दोस्तों। और ये कब होता है, तो ऐसी स्थिति 4 जुलाई को होता है। कब होता है, तो 4 जुलाई को होता है, ठीक है। और ऐसी स्थिति में पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी होता है दोस्तों, ये दूरी वो कितना होता है, तो ये होता है 15.21 करोड़ किलोमीटर होता है। और ये कितना हुआ था, तो ये हुआ था 14 पॉइंट, कितना हुआ था, तो 14.70, कितना हुआ था, 14 ये 14 पॉइंट हो गया और ये हो गया 15.21 इसकी दूरी, ठीक है। ये अधिकतम दूरी हो गया और ये दूरी नहीं है बल्कि ये नज़दीक है, ठीक है। तो नज़दीक कितना हो जाएगा, तो ये 3 जनवरी को ऐसा स्थिति आएगा और ये 4 जुलाई को आएगा, याद रखेंगे। और जो 3 जनवरी को जो नज़दीक होगा उसके उपसौर कहेंगे और जो दूरी होगा उससे अपसौर कहेंगे। सूर्य से दूरी का अधिकतम दूरी को अपसौर और अधिकतम और नज़दीक को क्या कहेंगे दोस्तों, तो नज़दीक को कहेंगे उपसौर। और ये 3 जनवरी को होता है और ये 4 जुलाई को होता है, याद रखेंगे। और इसका दूरी 4.70 करोड़ और इसका दूरी 15.21 करोड़, याद रखेंगे, ठीक है ना। इसे पूछता है फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। अब यहाँ पर फिर चित्र से समझने की कोशिश कीजिए आप लोग। देखिए ये कौन सा है, तो ये है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र और ये है उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र। उसके बाद ये है शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र। उसके बाद ये है ध्रुवीय एकदम पूरी तरह से शीत वाला कटिबंध, शीत कटिबंध। ये शीत कटिबंध है, ठीक है। उपोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और ये शीत कटिबंध। यहाँ पर पूरी तरह से बर्फ रहता है, सूर्य के किरणें यहाँ तक नहीं पहुँच पाता है, इसी वजह से यहाँ पर हमेशा बर्फ ढकी रहती है। जैसे कि हमारे भारत कहाँ है, तो यहाँ स्थित है। अब भारत हमारे यहाँ स्थित है, तो हमारे भारत को 2 भागों में काटने वाला कौन सा रेखा है, ये कर्क रेखा है, ठीक है। और ये 2 भागों में बांटते हैं, तो आधा हिस्सा चला जाता है उष्णकटिबंध की तरफ और आधा हिस्सा कहाँ चला जाता है, तो उष्णकटिबंध की तरफ, उपोष्णकटिबंध और उष्णकटिबंध। इसीलिए इधर जो पर्वत है, हिमालय पर्वत, सब में क्या रहता है, तो बर्फ जमा रहता है दोस्तों। क्या रहता है, तो बर्फ जमा रहता है। लेकिन इधर क्या रहता है, तो इधर दक्षिणी भारत की तरफ अगर चला जाए तो यहाँ पर गर्मी रहता है। आप देखते होंगे कि जनवरी में भी वहाँ पर गर्मी रहता है, ठीक है। क्यों, तो क्यों, यहाँ पर सूर्य जो है उसका किरण सीधे पड़ता है, इसी की वजह से यहाँ पर गर्मी रहता है, ठीक है। तो ये इस बात को आप लोग ध्यान देंगे, इस चित्र से आप लोग समझने की कोशिश करेंगे कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र किसे कहा जाता है, उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र किसे कहा जाता है, और शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र किसे कहा जाता है, और शीत कटिबंधीय क्षेत्र किसे कहा जाता है। तो आप सोच सकते हैं ये है शीत कटिबंधीय क्षेत्र, ठीक है। ये आप लोगों के यहाँ पर समझ में आ गया, ठीक है। आप यहाँ पर फिर से इसे देख लीजिए। यहाँ का दूरी कितना है दोस्तों, तो यहाँ का दूरी है 14 पॉइंट कितना, तो 70। ये नज़दीकी है पृथ्वी और सूर्य के नज़दीकी, तो उसको क्या कहेंगे, तो उपसौर कहेंगे। और फिर ये कब ये स्थिति आता है, तो
3 जनवरी को आता है। कब आता है दोस्तों? तो 3 जनवरी को आता है। अब यहाँ से यहाँ का दूरी कितना है दोस्तों? तो यहाँ से यहाँ का दूरी है कितना? तो 15.21 करोड़। ठीक है, 15.21 करोड़ मीटर है, किलोमीटर है। अब यह इससे क्या कहा जाता है? तो अपसोर कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? तो अपसोर कहा जाता है। और ये कब आता है? तो ये 4 जुलाई का आता है। कब आता है दोस्तों? तो 4 जुलाई का आता है। इसमें कन्फ्यूजन नहीं होंगे। जब नज़दीकी बताएगा तो उपसोर होगा, और अधिकतम दूरी बताएगा सूर्य से पृथ्वी अगर अधिकतम दूरी में है तो अपसोर, और सूर्य से पृथ्वी नज़दीक में है तो उपसोर। और ये कब होता है? तो 3 जनवरी को होता है। और ये अपसोर कब होता है? तो 4 जुलाई को होता है दोस्तों। ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ में आ गया। आशा करती हूँ दोस्तों कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज का वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय दोस्तों।